अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और शानदार कामयाबी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तसल्ली ना करवा सकी। जैसे इलेक्शन कल हुआ, अफसोसनाक है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पैसा चला, इंतजामी मशीनरी चली, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसलिए जीते कि वोटर्स बड़ी तादाद में निकले थे, बंद कमरों में फैसले करने वाले गलत फहमी में ना रहे। कल जिस तरह लोग निकले वो इंकलाब है और अवाम ने अमरीकी गुलामी नामंजूर कर दी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान की नजरें आम इंतखाबात पर हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, ये उनका कहना है। सियासी बहरान खत्म ना हुआ तो मईशत बहुत ख़राब होगी। और साबिक वज़ीर आज़म ने मईशत के हवाले से जिस तरीके से बात की कि मईशत ख़राब होगी, दूसरी जानिब जो कहा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, वो कहते हैं कि हमारे बाद आने वाले 1100 अरब के केस ख़त्म करने के हवाले से जो बात की शहबाज शरीफ ने, उस पर इमरान खान ने रद्द-ए-अमल दिया कि हमारे बाद आने वाले जो इनके 1100 अरब के केस थे वो भी ख़त्म करवाए। इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा। और जो शदीद तनकीद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, उस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन पर इमरान का हमला धांधली के हवाले से बात की कि धांधली का बाइस नहीं है। इमरान खान दरअसल फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से खौफजदा है, और यही खौफ असल उन्हें है। इमरान को पता है कि फंडिंग केस में शवाहिद मिल चुके हैं। कल के इलेक्शन में धांधली तो हुई ही नहीं, फॉरेन फंडिंग केस के हकायक का सामने आना नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान ने तमाम तर इल्ज़ाम लगाए उनको मुस्तरद किया और कहा कि इमरान के इल्ज़ाम का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम अपने आईनी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिन उम्मीदवारों को के हवाले से उन्होंने बात की कि तमाम तर जो इंतजाम थे उम्मीदवारों के और पोलिंग बूथ के मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन नून लीग की जो हार है उसके हवाले से भी डिबेट चल रही है कि क्यों हार सकी। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया ही नहीं वही हार का बायस बने। मौजूद उम्मीदवार ना होने के बायस वोट नहीं डले। पार्टी रहनुमा ने इलेक्शन में शिकस्त पर जो रिपोर्ट पेश की है और ये भी बताया कि महंगाई में बड़ी वजह जो एक बड़ी है वो महंगाई भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि वफाक में इत्तेहादी हुकूमत क्या जारी रह पाएगी। और नवाज जरदारी फजल रहमान इस हवाले से गुफ्तगू शनीद भी गौर ख़ुद भी कर रहे हैं। टेलीफोनिक उनका रब्ता भी और मुशावरत से आइंदा के फैसले पर इत्तफाक भी हुआ है। जबकि वफाकी वज़रा हमदा पंजाब की क़यादत भी शरीक थी इस मामले पर। और यही मामला है जिन पर आज प्रोग्राम में बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक़ फ़ारूक साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। माशियात के हवाले से भी काफ़ी गहरी नज़र रखती हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र रखती हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर चुकी हैं। सिद्दीक़ फ़ारूक साहब से पहले मौक़िफ़ ले लेती हैं कि क्या मामलात सामने आए। सिद्दीक़ फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हत्या तनकीद बनाते हुए चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है और यही कहा है कि साफ शफाफ इंतखाबात नहीं है और इनके होते हुए ना ही हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, आप लोगों की हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि इमरान और उनकी टीम चीफ इलेक्शन कमीशनर को हटाने के लिए क्या उनके पास कोई आईनी तरीक़ाकार या रास्ता नहीं है जिस तरह से इल्ज़ामात की राह इख्तियार की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरम चौधरी साहिबा। बात यह है कि इमरान खान ने आज तक जो इल्ज़ाम भी लगाया है उसमें कहीं कोई सच्चाई साबित नहीं हुई। ये इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ईमानदारी की कस्में खाते थे और फिर कहीं कोई एक कदम इन्होंने उठाया हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिससे ये साबित हुआ हो कि कहीं उन्होंने जानिबदारी से काम लिया है। कम से कम ये जो इलेक्शन हुए हैं, अभी इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शनों में उनकी गैर जानिबदारी, हुकूमत की गैर जानिबदारी, हर चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में साबित हो गई है। लेकिन उन्हें ख़तरा जो है वो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के मामले का है कि उनके वकील ने ये खुद तस्लीम कर लिया कि हाँ, ये बहुत से अकाउंट्स हैं जिनमें जो है वो ऐसे फंड्स आए हैं जिनकी इजाज़त नहीं थी। ये तस्लीम किया है। ये अगर सच्चे हों तो बार बार इन्होंने 100 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स ली हैं, बार बार रिक्वेस्ट की हैं कि जी ये जो अकाउंट्स हैं ये इनको पब्लिक ना करें, इनको सीक्रेट रखें, इनको कॉन्फिडेंशियल रखें। तो कहीं चोरी तो है ना।
जिसकी वजह से ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और 100 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स ली हैं। और फिर जब आखिर में ये तो कंक्लूड होने वाला था तो फिर ये हाई कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट ने इनकी वो प्ली जो है एक तरह से रिजेक्ट ही की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी ये तमाम बातें जो हैं ये गैर हकीकत पसंदाना गलत मौक़िफ़ है, 100% झूठ पर मबनी, इसलिए हम मुस्तरद करते हैं। सदीक फारूक साहब, आपने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस से बचना चाह रहे हैं। मरियम नवाज ने भी यही कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाना चाहिए। और दीगर जमातों के हवाले से भी बात की जा रही है कि दीगर पार्टियों पर भी इल्ज़ामात हैं। तो आप समझती हैं कि आप तो हुकूमत में हैं और ये तमाम तर मामला जो सामने आ रहे हैं, तो आप इस केस को क्यों नहीं परसू करें? और जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से कह रहे हैं कि जल्दी फैसला आना चाहिए, उनके हवाले से बाकी पार्टियों भी के हवाले से भी तहकीकात सामने आएंगी। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इनके फैसलाबाद से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन थे उन्होंने दरख्वास्त दी थी और वहाँ मेरे पास वो रिकॉर्ड है। अगर आप कुछ एक आध दिन के बाद कर लें तो मैं सारा रिकॉर्ड आपके सामने रखूँगा। उन्होंने जो जवाब लिखा है उसमें कुछ भी नहीं दिया, सबूत ही नहीं कोई दिया। और हमने अपने तमाम सबूत दे दिए हैं। हम पर फॉरेन फंडिंग या गैर ममनुआ फंडिंग का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ। रह गई बात की हुकूमत, तो ये जिसका इख्तियार है इस हवाले से, वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, वो हुकूमत का नहीं है। कुछ चीज़ें इलेक्शन के हवाले से, बल्कि सारे इख्तियारात वो इलेक्शन कमीशन और उसके बाद फिर वो आला अदलिया में चले जाते हैं। हुकूमत तो इलेक्शनों के जहाँ तक हो सकता है अरेंजमेंट कराती है, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर इनेकाद का बंदोबस्त करती है, उस पर भी सुपरविजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ही की होती है। इसीलिए इन्होंने डस्का में जो कुछ किया, जिस तरह से इन्होंने पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब किए और जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट को मैनिपुलेट किया, वो नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने और वो फिर साबित हो गया कि, और अब जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है उसको देख लें, पढ़ लें। तो ये अपनी चोरियां छुपाना चाहते हैं, तो चोरियां तो नहीं छुपेंगी इंशाल्लाह। डस्का की भी आपने बात की कि डस्का में जो कुछ हुआ वो आपके सामने, पूरे इलेक्शन की अगर बात की जाए तो मामला तो सबके सामने ही रहे हैं, लेकिन आपकी हार की असल वजह क्या आप लोगों का कमज़ोर बयानिया है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हमने तो साफ शफाफ इंतखाबात करवाए और अपना किरदार जो है वो हमने पूरा किया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप अगर इलेक्शन के अभी एनालिसिस जो है, और मेरे पास आया है एक इंडिपेंडेंट सर्वे, उसमें ये सामने बात आई है कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है और पीटीआई से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन हमारे जो वोटर्स हैं उन्होंने, ये पीटीआई की ही सीटें थी 20 की 20, यहाँ हमने जिन लोगों को वोट अपना टिकट दिए वो साबिक पीटीआई के थे। हमारे वोटर्स की एक खासी तादाद ने उन्हें कबूल नहीं किया। वोट हमारा बढ़ा, यहाँ पिछले 2018 के मुकाबले में हमारे ज़्यादा वोट बढ़े। 2018 के बाद जो नए वोटर्स आए हैं उनमें हमने पीटीआई के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए हैं, लेकिन तो कुछ हलकों में हमारे अपने लोग खड़े हो गए। तो ये अलग बात है। हकीकत यही है कि हमारे अपने वोटर्स ने इन नए लोगों को अपने हलकों में कबूल नहीं किया और इनके हक में उस तरह वोट नहीं दिए जिस तरह उन्हें देने चाहिए थे। बहुत से वोट उन्होंने बस बाहर नहीं निकले। ये बयानिए की अगर शिकस्त होती तो आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर खुशाब का हल्का आप सामने रख लें। खुशाब में हमारा अपना बहुत ही कमिटेड वर्कर जो 25 साल से हमारे साथ है और इलेक्शन जीता भी है, एक का 2 दफा हारा भी है, आसिफ मलिक भी उनको कहते हैं। उन्होंने 42,000 वोट लिए, जीतने वाले ने 43,000 से ज्यादा वोट लिए, जीतने वाले ने 50,000 वोट लिए, और जिनको पीएमएलएन का टिकट दिया था उन्होंने 35,000 कुछ 100 वोट लिए। दोनों को जमा करें तो 80,000 बनते हैं। हमारे अपने ही लोग जो हैं उन्होंने वोट उनको दिए ज्यादा। तो इसलिए इस तरह से बाकी हलकों का भी अंदाजा लगाएं। तो अगर हकीकत समझें तो पीटीआई से जो आज़ाद जीता है वो भी हमने 5 हलके सब के बावजूद हमने इनसे छीने हैं। ये अलग बात है कि जनाब ये कहा जाए कि जी ये 20 के 20 या 20 में से मेजॉरिटी हमने नहीं जीती। हमारा ख्याल था कि हम मेजॉरिटी जीतेंगे, लेकिन हमारे वोटर ने जो उन्हें हमने सबक दिया था वो उस पर कायम रहा है और उन्होंने इन लोगों को कबूल नहीं किया।
आप कह रहे हैं कि हमने अपने जो लोग थे, अपने लोगों को, अपने वोटर को जो सबक दिया वो उन्होंने याद ही रखा। ताहम जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और जिस पार्टी को जितवाया वो भी सबके सामने है। लेकिन हमारा जो असल सवाल आपसे ये है कि आप तो हुकूमत में हैं, तो फिर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से डिलेइंग टैक्टिक्स, ताखीरी हरबे क्यों सामने आ रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगवाया हुआ है, उसके हवाले से जो मामला सामने, इल्जामात उनकी जानिब से रखे जा रहे हैं, हुकूमत आपकी है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप लोग हुकूमत में रहते हुए इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सामने लाने के हवाले से नहीं कोई मामला सामने रख रहे हैं? फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से डिलेइंग टैक्टिक्स सिर्फ एक ने नहीं, दो तीन इलेक्शन कमिश्नर इस दौर में आए और उन्होंने, अब पता नहीं किसने सपोर्ट किया है, नहीं किया, क्यों नहीं। पिछला इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो ही उन्होंने इस पे तेज शुरू की अपना समात, फिर पीटीआई वालों ने शोर मचा दिया। तो चाहिए तो यही कि पीटीआई अगर तो मेरिट पे को बात करे तो आला अदलिया के पास चली जाए, वहां से अगर कुछ इसे मिलता है, लेकिन अगर नहीं तो इसके शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अब ये कंक्लूड हो चुका है केस, तो इस पर अब फैसला आ जाना चाहिए। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर डिले करते हैं तो वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम उन्हें आर्डर करें, उन्हें उनसे ऊपर जो है वही कह सकती है। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक फारूक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपके जानिब आऊँगी, जो मुतालबा सामने आया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, इस्तीफ़ा दें, क्योंकि साफ शफाफ इंतखाबात इनके होते हुए नहीं हो सकते। मौजूदा तनाजुर में, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि मुतालबा जायज़ है, करना चाहिए उन्हें कि मुतालबा? देखिए, ये मुतालबा तो उनको सियासत में आने से पहले करना चाहिए था। जब ये सियासत शुरू हो रही थी तो उनको ये मालूम था कि चीफ इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म्स नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन की जो है रिफॉर्म कमेटी बेहतर नहीं है, और कभी भी जो है वो इस जमहूरियत के अंदर रहते हुए इलेक्शन कमीशन जो है वो अनबायस्ड कभी भी नहीं रह सकती। अब अनबायस्ड रहने का तरीका क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके की इजाज़त देता है, और आर्टिकल 17 के तहत आपको हर शहरी को इजाज़त है कि वो इलेक्शन की पार्टीज बनाए। पाकिस्तान में आपने देखा कि लगभग तकरीबन इतना ज़्यादा ट्रेंड बन गया कि सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो या तो एनजीओज बनाकर होती है या फिर आप सियासी पार्टी बना लें। उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी फंडिंग आती है और ये मामला चलते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का फाल होना या गैर फाल होना और जो उसके ऊपर एतराज़ात रहना, ये इमरान खान साहब को हमेशा रहेंगे। वो वजह उसकी ये है कि 20 सीटें उनकी पहले थी, अब 20 सीटों में से 2 जो है वो मुस्लिम लीग ने किसी भी तरीके से निकाल ली। अब आप यहाँ से ट्रेंड देखेंगे, अगर आप जिस डेमोक्रेसी और इस सियासत को और इस इलेक्शन को मैं किसी भी सूरत में इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये रिफॉर्म्स की बुनियाद पर हैं ही नहीं। ये किसी भी सूरत में रिफॉर्म्स ज़दा हैं ही नहीं, ये रिफॉर्म्स ज़दा हैं, ये रिफॉर्म्स के साथ नहीं हो रहे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख लें कि अब जब भी ये हारेंगे तो अगला टैक्टिक ये है कि मुकाबले का होगा, और मुकाबले में ये होगा कि ये मैं ना मानूं और मैं ना मानूं। ये दोनों पार्टीज आप देख लीजिए, इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के बाद अब हालत ये होगी कि उस वक्त भी जब इनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किस तरह देखेंगे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहीं से भी नहीं आएंगे। इस टाइम पर कौन सी ताकत इनके पास नहीं रही। इनके पास केपीके था, बलूचिस्तान इनके पास था, पंजाब इनके पास था, हर चीज इनके पास थी, लेकिन किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, पीएसडीएफ नहीं दिखा सकते। उसकी रीजन समझ लीजिए, चीफ इलेक्शन कमीशन आपको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा देता है, वो कैसे दिलवाएगा। अब एक बात हम देखते हैं कि मैं जरा अनबायस बात करना चाहता हूं कि इस टाइम पर जो वोट पड़ने का अमल है या आगे जो वोट पड़ने का अमल है, जो गलत बयानियां लिया गया है, यानी फौज के खिलाफ बयानियां, ये हर किसी को, यानी आप याद रखें, नेगेटिव बात हर किसी को अच्छी लगती है, बहुत भली लगती है। और एंटी अमेरिकनिज्म, यानी आप दोनों जो है वो अमेरिका से ही आप इस वक्त आईएमएफ चाहते हैं, आप वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक भी जो है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, आपका आईएमएफ भी वहां से है, आपको अमेरिका से पैसा चाहिए, अमेरिका को गालियां निकाल रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपको फौज आपकी मदद करती है, फौज आपकी जो है वो यानी सारी पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपको हिफाजत देती है, रेंजर आपकी हिफाजत करती है, रेंजर आपके बंदे देती है, और ये सारे करने के बावजूद जो है ये, यानी अब कहां पर उनकी वो इंटरफेरेंस नजर आई। आपको 18 सीटें मिल गई, इसमें फौज का तो इंटरवेंशन नजर नहीं आती। जब फौज ने कहा, डीजीआई एसपीआर ने कहा कि हमारा इसके अंदर इंटरवेंशन है नहीं, तो किसी भी सूरत के अंदर हमारे मामला नहीं हो सकते थे। एक बात होती है इमदाद तलब करना और इमदाद मांगना।
जब इमरान खान साहब ने फौज से इमदाद मांगी थी तो उन्होंने इतनी इमदाद जरूर की होगी कि आपके साथ जो है आप बनाए और मुल्क के लिए जो खिदमत कर सकते हैं वो करें, लेकिन यानी एंटी अमेरिकनिज्म की तरफ ना जाएं आप, या रॉक एजेंट्स को ना आने दें, या बलूचिस्तान के अंदर मुस्तहकम निज़ाम बनाएं, और ऑफ कोर्स जो है वो जुदा हो दीन सियासत से, और इसी तरीके से जुदा हो सियासत मईशत से। ये दोनों चीजें जो है वो अलग नहीं रखी जा सकती। तो अब ये समझने की बात ये है जो खान साहब कर रहे हैं, इनके दौर के अंदर जो फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने बड़े होकर शेख रशीद बनना है। इसी तरीके से जो है वो मतलब जो खान साहब हैं वो बड़े होकर नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे। अभी मजीद बड़े भी होना इन सियासतदानों ने। नहीं, ये निजाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लोग बड़े होकर जो है वो नवाज शरीफ साहब बनना चाहते हैं। आप ये देखें कि मैंने इनको बहुत गौर से इन सारे सियासतदानों को देखा है, ये बड़े होकर वही नवाज शरीफ के जो 30 साल दौर के वही जो सीनियर वुज़रा हैं, वो कैसा लाइफस्टाइल रखते हैं, कैसा खाते हैं, किस तरह निकालते हैं, प्रोजेक्ट्स में से पैसा कैसे हजम करते हैं, ये मामलात कैसे निकालते हैं, ये सारी वैसी ही चीजें हैं। आपको मैं सिर्फ इस इमरान खान साहब ने क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर वार करते हुए बात की, वो कभी भी किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। मैं आपको लिख कर देता हूं कि 6 महीने आप ले लीजिए, 6 महीने नए इलेक्शन अगर हो जाते हैं, अव्वल तो उसका चांसेस के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, अगर हो जाते हैं, और उसके बाद जो अगर आप इलेक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वो अब माशाल्लाह पीटीआई को भी उतनी ही आ गई है जितनी पहले नून को आया करती थी। अब दोनों को धांधली करना, पोलिंग स्टेशन खरीदना, किसको पैसे देना है, ये होता है कि जब आप सिस्टम में आ जाते हैं आपको पता होता है किसको पैसे देने हैं। तो पाकिस्तान की इस हकीकत को जान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम से लेके बोर्ड में मैट्रिक के बच्चों को पास कराने से लेकर, एलिटिज्म को पास कराने से लेकर, एचईसन में दाखिला दिलवाकर, ऑक्सफोर्ड में ज्यादा पैसे देकर जो है वो इकोनॉमिक्स में बेशक जो है वो डिग्री ना आए, वो सारा मामला मिलाकर आपको दाखिले मिल जाया करते, इन्हीं को मिलने, इन्हीं को ही तो मिलने, यही खानदान तो तरक्की करेगा। जरदारी साहब के सारे केसेस क्लियर हो गए आपके सामने। लेकिन मजे की बात यह है कि इमरान, आपकी जो सहाफत का इमरान रियाज जो है वो कभी भी जरदारी इसलिए नहीं बन सकता कि जरदारी ने बड़े आराम से इलेक्शन वो उसने केसेस भी लिए, उसने मारे भी खाई, उसने टांगे भी तोड़वाई, उसने जुबान भी कटवाई, लेकिन ये 4 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये साइकोफेंसी, और साइकोफेंसी इसको कहते हैं, जैसे लोग माइकल जैक्सन के गाने सुनकर कपड़े फाड़ लिया करते थे, पाकिस्तान इस टाइम पर उसी सिचुएशन में कि ये साइकोफेंसी का शिकार हो चुका है। मैं आपके सामने डॉक्टर इशरत हुसैन जो इनकी गवर्नमेंट के अंदर एसएपीएम टू रिफॉर्म्स थे, वो नहीं कर सके, उन्होंने कहा रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, उनकी ये किताब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एलिटिस्ट स्टेट। ये पाकिस्तान ऑफ इकोनॉमी ऑफ एलिटिस्ट स्टेट ये कहती है, इसका क्रक्स ये कि ये एलिट्स की रहेगी, ये 2% की रहेगी, और आप देखें जीप की, गाड़ियों की, सब की चीजों की जो है वो जो सेल्स है वो बढ़ती चली जा रही है और कहीं पर भी कमी नहीं आ रही। पाकिस्तान में दौलतमंद होता जा रहा है, कहीं पे भी रोक नहीं लग रहा, गरीब आदमी के साथ जो होना है होना है। दूसरी स्टेट उन्होंने, दूसरी जो किताब लिखी उन्होंने, अब वो रिफॉर्म्स के कमीशन के थे, यानी हालत ये देखिए कि इमरान खान साहब उनसे रिफॉर्म्स नहीं ले सके और अच्छे लोग नहीं ले सके। मैंने कहीं उनको जो है ना वो ओपन एंडेडली कहीं बात करते देखा नहीं, कहीं उनको काम करते नहीं देखा उनको, और दी किसको, शहबाज गिल जो गंदी गालियां देते हैं, और जो मतलब वो बाकी। अच्छा, अब मजे की बात ये कि सबको स्पाइसेस चाहिए। ये किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ये भी डॉक्टर इशरत हुसैन। अच्छा, ये भी रिफॉर्म्स के लिए, रिफॉर्म्स के कमेटी के अंदर थे, इनको प्राइवेटाइजेशन की करने दी गई, इनको आपको बाकी मामलात करने दिए गए, बिल्कुल नहीं करने दिए गए, ना पीआईए को सुलझाने दिया, ना प्राइवेटाइजेशन को संभालने ने दिया, ना गवर्नेंस को संभालने दिया, और सारे के सारे साइकोफेंसी होकर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मूवी है द डोर्स, और उसका जो है वो एक रेप्लिका बनाया था द रॉक, ये द रॉक स्टार इंडिया ने भी। तो जब लोग जो गाने सुनकर जो पल हो जाते हैं वो साइड। अब पॉइंट ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कोई नहीं देखना चाहता। आप ये देखें कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बसें भी खरीदी जा रही हैं, लीकेजेस भी हो रही हैं, सीमेंट इंडस्ट्री भी बन रही है, बाकी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन ये नारा जो है वो कहीं ना कहीं तो हो रहा है। अब लोग अजीब मखमसे में कि कौन इनको सपोर्ट करे। 18 सीटें आपको मिल गई, 18 सीटें मिलने के बाद 2 तो आपकी अपनी सीटें थी, अगर वो आपकी 2 सीटें निकाल रहे हैं तो अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो वो कल को आपको, अब खान साहब को जो अगला खतरा है,
उन्होंने भी यानी देखें सोशल मीडिया किंग है इस टाइम पर, उनको खतरा होना नहीं चाहिए। और अगर 2/3 मेजॉरिटी और अवामी इंकलाब अगर सोशल मीडिया पाकिस्तान में ठीक, अगर सोशल मीडिया किंग होने के बावजूद आपने कहा कि वो सोशल मीडिया किंग है, तो आप क्या समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके हालांकि हड्डी बन चुका है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस की वजह से ही कप्तान इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बना रहे हैं? अच्छा, ये जो हड्डी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डॉन लीग्स ने नून लीग उड़ा दी। आज तक जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आ सके। इसी तरीके से हर जहांगीर तरीन को या इमरान खान उड़ते या जहांगीर तरीन उड़ते, इमरान खान ने जहांगीर तरीन की बलि दे दी, ठीक, वो फारिग हो गए। अलीम खान साहब की किस्मत ही खराब है, वो इंशाल्लाह खराब ही रहेगी, पूरी जिंदगी वो कहीं कामयाब नहीं होते। अच्छा, इसी तरीके से आप फॉरेन फंड, फॉरेन फंडिंग के साथ देखें कि जो 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 इनके भाई साहब थे, जो इनके साथ धरने में साथ साथ थे, उनका मैं इन दोनों के फंडिंग केस ये हैं कि आप इनकी पार्टीज की टोटल हुंडी और हवाला हुंडी के जरिए तो बनती रही। और जिन जो कादरी साहब थे, उन्होंने 63 आर्टिकल 62 63 कहते रहे, और सबसे ज्यादा हवाला हुंडी उन्हीं की थी, और सबसे ज्यादा पैसा धरने के अंदर 30 करोड़ ज्यादा जो है, जो हवाला हुंडी के जरिए ओवरसीज खान साहब के इस करिश्मा के ऊपर। और क्योंकि ओवरसीज वाला आप जानते ही हैं, उनके बहुत सारे और मामला होते हैं वहां, तो इमरान खान साहब के साथ फोटो खींचने के पाकिस्तान ये वाहिद वो गवर्नमेंट रही है। और इनके लोग, मैं खान साहब को अगर अलग कर दूं, और खान साहब अच्छे बच्चों की तरह अगर वो अलग होकर हमारी फौज के साथ मिलकर और पूरी दुनिया के मईशत को देखते हुए पाकिस्तान को एक बुनियादी मुस्तहकम पाकिस्तान देना चाहते हैं, और एक टेक्निकल लोगों की और एक रिफॉर्म्स की गवर्नमेंट बनाते, ली काइचेक को फॉलो करते, जापान के जो है वो आबे को फॉलो करते, और एक मुस्तहकम हुकूमत को बनाते, वो उन्होंने कौन सा अच्छा आदमी लेकर आए? आप मुझे पूरी की पूरी इनकी देख लें, ये वो लोग हैं जिनको अपने चलते हुए देख लें, आप इनके वज़रा को चलते हुए देख लें, ये सब के सब वो लोग हैं जो कि इनको मैं सीरियस कहता हूँ। ये की बातें करेंगे, ये क्रूजर्स की बातें करेंगे, ये इसको मार दिया, उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सोशल एक्टिविस्ट के पीछे पड़ जाएंगे, ये सब कुछ होता रहना है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग के ऊपर मैं आता हूँ, आर्टिकल 17 के ऊपर बात की। फॉरेन ये हड्डी ऐसे बनेगा कि जिस टाइम पर वो नॉकआउट करेंगे, इन्होंने भी नॉकआउट जब किया था, उन्होंने उनके गले के अंदर यही हड्डी डाली थी। अगर आप अब भी ऑन ग्राउंड वोटर्स को देखेंगे, वो नून लीग का वोटर आपको कम नहीं मिलेगा। यानी जितना ज्यादा जाहिर का वो कह वो किससे वो मियां के नारे बचेंगे, क्योंकि वो के अंदर दालें चलेंगी, चावल चलेगा, चीनी चलेगा, आटा चलेगा, खंबे चलेंगे, रोडें चलेंगी, सड़कें चलेंगी, और बड़े बड़े वादे चलेंगे, और सीधा सीधा आपके पास कैश है, तो आप कैश के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं। रही बात फॉरेन फंडिंग की, तो अब जो है वो सेनेट की सीट पे क्या बिकी नहीं। अच्छा, सेनेट के अंदर मुझे और आपको ऐसा हो सकता है कि इरम चौधरी साहिबा को फौरी तौर पे अभी कोई कॉल आए और आपको सेनेटर के लिए जो है वो जो कहा जाए कि हम आपसे पैसे नहीं लेते, कोई फंड नहीं चाहिए, आप हमारे पास सेनेटर के लिए तशरीफ लाएं, क्योंकि आप अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी गुफ्तगू करेंगी और अच्छी बात करेंगी। ऐसा नहीं होने वाला जब तक आप 70 करोड़ नहीं देंगी, क्योंकि जो अब रेट लग गया है, अब इलेक्शन की यानी सेनेट में लेने के लिए भी आपको 70 करोड़ देने पड़े। सिस्टम की बात कर रही है ना कि सिस्टम ही खराब हो चुका है, हमारा सिस्टम ही ऐसा बन चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद किसी को नहीं होना, रिफॉर्म्स हो नहीं सकते। आप मुझे बताएं, रिफॉर्म्स करने किसने? जब तक एक स्टेबलाइज आदमी, जिसके पीछे आप देखें, सुकारनो का आप लेकर इंडोनेशियन मॉडल ले लीजिए, चाइना का मॉडल ले लीजिए, और जापान का मॉडल ले लीजिए, खुदारा आप कोई 2-4 मॉडल्स ले लीजिए जिसकी बेस के ऊपर बनने का। और इन चारों मॉडल्स के अंदर 3 मॉडल जो मैंने आपको बताए, कोई भी मॉडल जो है वो अगर सिविलियन जो अगर रिप्रेजेंटेटिव है, वो आर्मी के साथ एक साथ होता है, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। फौज एक दूसरे के साथ चलेगी, यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिपा सलार के बगैर वजीर आजम हो जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बादशाह और सिपा सलार मेरे खिलाफ हो? तो ये ऐसा हो नहीं सकता। आपको जो अच्छा, ये अब इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा, गवर्नेंस बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। एनएम चौधरी साहब, मुझे आपसे एक सवाल है सादा सा, किसी ने भी आपने इस वक्त सब जो है वो जो
क्या नाम है, वज़रा से बुला रही हैं, सबको बुलाएँ, उनसे पूछें आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपका वाटर रिफॉर्म्स क्या है? इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स क्या है? आप लोगों ने खाना किस तरह खिलाना है? आपका मईशत का क्या है? प्राइवेटाइज़ेशन पर क्या है? क्लाइमेट पे क्या है? इनके पास एक भी बुनियादी ढांचा मैनिफेस्टो का यानी मंशूर का नहीं है। कोई मुतबादल ही नहीं है। किसी भी जमात के पास कोई भी मुतबादल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा से ही एक चीज़, आपने पूरे सिस्टम की बात की, लेकिन अगर हम इलेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के मुतालबे को सामने रख के बात करते हैं, इंतखाबात जीतने वाला जश्न मनाता है, हारने वाला धांधली का वावेला करता है, आप क्या समझती हैं? बाकी सिस्टम की तरह आपने कहा कि मैट्रिक से लेके अगर कहीं तक पूरे सिस्टम में किसी को भी पास करवाने बड़े तरीक़ेकार लागू हो चुके हैं, लेकिन ये रस्म जो है, ये धांधली वाली और जीत की खुशी मनाने वाली, ये कब तक जारी रहेगी? तमाम सियासी जमातें धांधली का खात्मा तो जुबानी कलामी चाहती हैं, लेकिन अमलन कोई इस हवाले से इक़दामात नहीं कोई जमात कर पाती। इसकी क्या वजह है? आप ये देखें इनको कौन बनाता है? मुझे बताइए कि जो गद्दी नशीनान हैं, इनका सियासत से क्या ताल्लुक है? भेरा शरीफ का क्या ताल्लुक है? जलील शरकपुरी साहब का सियासत से क्या ताल्लुक है? ईदगाह शरीफ का क्या ताल्लुक है? फिर बरी इमाम साहब का क्या ताल्लुक है? फिर ये हामिद रज़ा साहब जो हैं, जो फ़ौज की मिन्नत करते होते थे, मुझे डबल कैबिन दे दें और मुझे 40 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए और मैं वरना वो फलां-फलां धरने में शामिल नहीं हो सकता। एक मिनट आपका, बिल्कुल मैं मजीद भी टाइम लूंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं। उस्मा रियाज जदून साहब हमें इस टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। उस्मा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। जी उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी जो जीत हुई आपकी पंजाब में, जो इंतखाबात हुए, वो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तसल्ली नहीं करवा सकी है। अब जो एक बार फिर से चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि इनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं, जीत के बाद भी इस तरह का बयान देना और उनको ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का कहना है, आप समझ सकती हैं कि ये जायज़ मुतालबा आप लोगों की जानिब से? उस्मा साहिबा, उस्मा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी आ रही है, जी आ रही है। एरम देखिए, इन इलेक्शन से पहले भी हमें चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतराज़ात थे, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। और आपको जैसा से पता है कि ये 20 सीटें पीटीआई की सीटें थी और इन 20 सीटों के ऊपर हम सब यही 100% ये यकीन था कि हम ये सीटें निकालेंगे, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई का ग्राफ और खान साहब का जो मौक़िफ़ था, जिस तरह से अवाम ने उसको सराहा और उसको पसंद करते हुए खान को वोट डाले, तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल इसका जो इलेक्शन हुए हैं उस साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। क्योंकि आप देख लीजिए, बहुत से जो वहाँ पे आरओज़ वगैरह बैठे हुए थे और जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, जो गवर्नमेंट के बहुत से मुलाजिमीन थे, उन्होंने देखें जी कि 600 देखिए उन्होंने वोट पोल की बोगस वोटिंग की गई। ये तो इस दफा खान साहब ने अपने तमाम वर्कर्स को, जो उनके पोलिंग एजेंट्स थे, उनको बहुत बेहतरीन किस्म की पोलिंग एजेंट्स की तैयारी कराई की, उनको बताया गया कि किस तरह से रिगिंग हो सकती है। उसके बावजूद ये लोग हमारे साथ, इन लोगों ने धांधली की। जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी सीटें निकलनी चाहिए थी, देखिए ना बहुत सी जगहों पे यही हुआ कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा था और शुरू के जिस तरह से रिजल्ट आ रहे थे और हर चैनल ये बता रहा था कि 17 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन की है। लेकिन वो ये हुआ, आप दिल्ली की सीट का देख लें, बाकी 1-2 सीटों का आप देख लीजिए कि ये जो सिस्टम था इसको खत्म किया गया और कहा गया कि जी कुछ खराबी आ गई है, जी सिस्टम को खत्म किया गया। जो होते
इसलिए वो नून लीग के हक में आ गए। लेकिन जो बाकी जगहों पे मैं ये समझती हूँ कि ये क्रेडिट भी और ये जो कामयाबी है हमारे तमाम पीटीआई के वर्कर्स को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को जाती है कि वो विजिलेंट थे, उन्होंने देखा और उन्होंने इन तमाम चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शंस को सही तरीके से मैनेज किया, जिसकी वजह से हम 15 सीटें हासिल कर सके। अगर इस दफा हम अपने इलेक्शंस को मैनेज ना करते तरीके के साथ, देखिए कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर भी हमें इसी बात पे एतराज था कि इंतखाबी इस्लाहात की आई जाए, क्योंकि इसी तरह से आरटी सिस्टम हैक होते हैं, रात को फिर पूरी रात जी रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है। इलेक्शन फिर इन लोगों पीटीएम को आप देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने की जगह जो इस्लाहात लाई गई थी उनको भी खत्म किया गया, नैब को खत्म किया गया, बाकी एफबीआर की जो पावर थी उसको खत्म किया गया, कम किया गया। लेकिन तमाम चीजें सोचने में मजबूर भी करती हैं, और क्योंकि हम बार बार धोखा खा चुके थे, हमें ये भी पता था कि पीटीएम हमारे खिलाफ है, हमें ये भी पता था कि इदारों के साथ भी मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ हल्के थे उनके साथ भी हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो मैं ये समझती हूँ कि इन इलेक्शन में सिर्फ अल्लाह का साथ और अवाम के साथ की वजह से हम ये इलेक्शन जो 15 सीटें हैं वो निकाल सके। अदरवाइज आपको पता है कि इलेक्शन से पहले नून लीग का जो प्रोपेगेंडा था बाकी सबका था कि 2-3 सीटें भी पीटीआई ने ले ली तो बहुत बड़ी बात है। और आप ये देख लीजिए कि इस दफा खान साहब ने कितने बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमें पता था कि किस तरह से ये रिगिंग करेंगे, आपको पता है मुख्तलिफ तरीके, उन तमाम तरीकों को हमने काउंटर किया, जिसकी वजह से हमारी आपने कहा कि ये आपकी जीत हुई है, लेकिन सवाल एक शख्स का नहीं होता, एक शख्स के लगाने या हटाने का नहीं होता है, सिस्टम की एक पूरी बात की जाती है। पूरे सिस्टम पे जो है वो मामलात सामने रखने चाहिए और सिर्फ एक जमात को नहीं तमाम जमातों के सवाल से बैठना चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद ने भी फिर कप्तान पे इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से राह फरार इख्तियार कर रही हैं। मरियम नवाज ने भी उन पर तनकीद नशर बरसाए, कहा कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर फैसला सुनाने का मुतालबा भी किया है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये आप लोगों के लिए हलक की हड्डी बन चुका है और शायद इसी वजह से इस केस की वजह से कप्तान इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बना रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमने अपनी केसेस की वजह से हम उन्हें कह रहे हो। देखिए जी, ये बहुत पहले की बात है और हमने बहुत पहले से ये बात कही भी थी कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है। देखिए, बात एक फर्द वाहिद की ही होती है कि अगर आप नीयत फतूर हो या कुछ इस किस्म का कोई चक्कर हो। देखिए, एक बात है ना, आप वो बंदा क्यों नहीं लगाते जिसके ऊपर तमाम पीडीएम को भी और पीटीआई को भी कोई एतराज हो। ये तो नहीं ना खुदा न खास्ता के बंदे नहीं है, ये इतने शायद बंदे हमारे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैं समझती हूँ कि देखिए, अगर इंतखाबी इस्लाहात इस अवाम के मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में होती और इन लोगों ने की होती और जो हमने की भी थी उनको खत्म ना किया जाता, तो फिर भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि बेहतरीन इलेक्शन होते और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपने कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन इससे भी ज्यादा बेहतर, जी, इससे भी ज़्यादा बेहतर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम भी शॉर्ट रह गया, मुख्तसरन उस्मा साहिबा ने जितनी भी बातें की हैं उसका जवाब आपसे लेना चाहूँगी ताकि फिर क्लोजिंग की तरफ जाया जाए। मैंने गुफ्तगू सुनते हुए मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जब वो कह रही हैं कि अभी हमें अभी पोलिंग स्टेशन का भी समझ आ गया, रिगिंग को रोकना भी समझ में आ गया, हमें बफर स्पैन लगाना भी आ गया और हमने बड़े अच्छे से जो है वो 18 सीटें जीत भी गई, तो प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रहा है? चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अब आपको इतनी सारी सीटें, या तो अगर आपका जो है वो हाफ पर आता या जो है वो टिकट्स हार रहे होते या सीटों से इलेक्शनों में या पोलिंग या रिगिंग बड़ी भारी तरीके से होती तो हम री इंजीनियरिंग को समझते भी। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग तो कहीं समझ में नहीं आ रही। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतराज जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो 2014 के अंदर जो अकबर एस बाबर ने जो है वो लगा था, जो पीटीआई की फॉर्मर मेंबर थी, 2014 से केस चल रहा है। और ये जो केस जो है ये कब उठाए जाते हैं, यानी जैसे
17 जून का एक केस बनाया जाएगा और जिस वक्त वो लगाया जाएगा वो 2000 तकरीबन 40 होगा। इसी तरीके से 2014 का केस कब उठाकर लगाया जाएगा ये इसी तरह होगा। फिर इसी तरीके से ये लोग जो हैं ये कब उनका केस इस पर लगा देंगे ये इसी तरह होगा। होता ये है कि ये 2/3 मेजॉरिटी मेरे मुताबिक जो है इस हुकूमत जो अभी दी गई है इनकी तो चारों सूबों के अंदर कोई शमूलियत ही नहीं है। तो अभी जी। तो केपीके के पास भी पीटीआई के पास ताकत है, बाकी भी स्टेट मशीनरी उनके पास है और लोगों का फ्लो नेचुरल फ्लो इन्होंने फौज को गंदा करके और गालियां देकर जिस तरीके से हर सहाफी और हर वजीर ने पूरी दुनिया से मकबूलियत बटोरी है। पाकिस्तानी अवाम ये हबीब जालिब का एक लफ्ज अगर मैं सिर्फ उसके अंदर बीप कर दूं कि 10 करोड़ हैं उस वक्त 10 करोड़ हैं फलां अवाम जिनका नाम है, तो अगर मैं अभी कम कर दूं तो अभी ये 30 करोड़ हो गए हैं। तो 30 करोड़ को सिर्फ आटे दाल रोटी और पीटीआई भी वही इलेक्शन लड़ेगी। आपने रिफॉर्म्स पहले क्यों नहीं किए? हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? बाकी जितने जो रिफॉर्म्स थे जो एक लाइन लगी हुई है, ना इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए, ना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, ना सी पैक के अंदर रिफॉर्म्स हुए, किसी किस्म का रिफॉर्म कमीशन आप बना दें। आप हमें वो फेसेस दीजिए जो कि हमारे रिफॉर्म कमीशन के लिए आए। क्या इलेक्शन खेलने और डेवलपमेंट कब होनी है? और पाकिस्तान के रिजर्व्स के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 8.2 पे चले गए हैं, यानी 10 से भी नीचे चले गए हैं। इंपोर्ट्स आपकी बंद हो चुकी हैं और आपके पास जो है वो जो मुल्की खसारा जो पीटीआई के दौर के अंदर था, बहुत अच्छे इकदाम जो किए गए थे वो सारे के सारे खजाने से निकाल कर किए गए। लेकिन इनके दौर के भी सारे वो लोग हैं ये इलेक्टेबल्स है और ये वोट हमेशा इलेक्टेबल्स का रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अगली दफा कोई और बेहतर आप पार्टी दे देंगे, आप उधर मूव कर जाएंगे। सो चलिए ये अब सारे के सारे जो है वो मूवमेंट इसी तरह इलेक्टेबल्स की रहेगी। और अब जो है वो पीटीआई बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि इनको यानी ये वैसे ही हो गए हैं जैसे नून थे। तो अगर उन्होंने जब कल आपको याद होगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो कौमियत इतनी ज्यादा बुलंद थी और लोग लाना चाहते थे और हर फौजी और वहां पे रेंजर्स के लोगों ने भी वो सर पे कफन डाल के कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कहा था हम रेगिंग नहीं होने देंगे। तो ये वही फौज थी जिसने साथ दिया, 4 साल गोद में बिठाया और आज ये उसी को गालियां देते हैं। ये पाकिस्तान का तरीकाकार है कि आप फौज के हाथ पकड़ते हैं, बुलाते हैं, मदद के लिए बुलाते हैं, जब वो मदद दे देते हैं आप उन्हीं को गालियां निकालते हैं। इसको मैं सिर्फ अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट दें तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा ये दौर याद रख लें। पहला दौर है तकरीबन फ्लैट 50s का, दूसरा गोल्डन 60s का, तीसरा है सोशलिस्ट 70s का, चौथा है रिवाइवलिस्ट 18 का, फिर मडलिंग 19 है और रिफॉर्मिंग 100 है। ये रिफॉर्म्स कभी नहीं होने पाकिस्तान में। गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, कंप्लीट गवर्निंग द अनगवर्नेबल है और पाकिस्तान का हर सियासी जमात इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के अलावा, तगड़ा करने के अलावा और इलीटिस्ट स्टेट बनाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। चलिए अब देखना यह है कि इलीटिस्ट स्टेट बनती है या पीपल स्टेट बन पाती है, इसका फैसला तो आवाम ही कर सकेंगे। मुख्तसर वक्त है, नहीं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी मजीद भी मौक़िफ़ लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्यों ये सिस्टम जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा पाता, क्यों जो है तमाम पार्टियाँ जो है इस सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उस्मा साहिबा जिस तरीके से आपने बात की है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आपने तमाम बातें डॉक्टर हसनैन की सुनी है कि वो कहते हैं कि आप लोग नहीं कर पाते। अब मजीद अगले प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ एक बैठ के डिटेल प्रोग्राम हो जिसमें रिफॉर्म कमीशन बनाने की बात की गई है और पाकिस्तान के अवाम को लेकर चलने की बात की गई है। अपने मुफाद के हटके नहीं, इस सिस्टम को थोड़ा सा तब्दील करना होगा। एक शख्स की तब्दीली जो है वो कोई फ़र्क नहीं डालेगी। और अब जो मुतालबा सामने आया है चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, इस्तीफ़ा दें, उनका ये जो है मुतालबा माना जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से या नहीं माना जाएगा, ये देखना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन हमारे साथ मौजूद है, उस्मा रियाजुद्दीन साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।